हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने उपराष्ट्रपति चैप्टर क्लोज कर लिया है। आज हम देखेंगे मंत्रिपरिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद है, ये संविधान में आर्टिकल 75 में इसके बारे में बताया गया है ना। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज वन क्या कहता है ना। सबसे पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। आर्टिकल 75 क्लोज वन कहता है कि पीएम की नियुक्ति करेगा, है ना। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा और क्या करेगा, मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा, लेकिन अब पीएम की सलाह पर करेगा, है ना। जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो पीएम की सलाह से करेगा। तो हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है इसके पहले संसदीय प्रणाली में कि देखिए, जैसे लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें अगर किसी भी पार्टी, है ना, का कोई भी पार्टी का अगर उसको संपूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो वो अपनी सरकार बना लेती है और उस सरकार का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना एक मंत्रिपरिषद तैयार करता है और जिसको भी सलाह देता है राष्ट्रपति जी को कि इसको मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देता है ना। तो यही पे यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या करता है, पीएम की नियुक्ति करता है। और हमने क्या देखा था, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और मान लीजिए किसी भी पार्टी को, है ना, बहुमत नहीं प्राप्त हुई, है ना, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुई, तब क्या होगा, जिसको बोलते थे, हम लोग पढ़े थे, त्रिशंकु लोकसभा, है ना, त्रिशंकु लोकसभा। उसमें क्या होता था कि उसमें राष्ट्रपति जी का अब विवेकाधीन शक्ति कार्य करती थी। वो अपने हिसाब से किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते थे, है ना। अगर त्रिशंकु लोकसभा है तो प्रधानमंत्री किसी को भी जो राष्ट्रपति है किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जब त्रिशंकु लोकसभा होती है, ठीक है। अब देखते हैं मंत्रियों की संख्या, है ना, कितनी संख्या होनी चाहिए, जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, कितनी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003, उसके पहले देखा जाता था, क्या होता था, बहुत भीड़ लगती थी, है ना, बहुत मंत्री शामिल कर लिए जाते थे सरकार में, है ना। जो जिसका खास लगता था, है ना, प्रधानमंत्री का कोई खास है तो उसको बना दिया मंत्री। तो मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, इससे सरकार चलाने में कुशलता नहीं होती थी, है ना। किसी न किसी का क्या होता था, खर्चा बढ़ जाता, जितने मंत्री होंगे उतने खर्चा होंगे, तो खर्चा बढ़ जाती थी। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद क्या हुआ कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। किसके बराबर नहीं होगी, लोकसभा की जितनी सीटें, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उससे 15 से अधिक नहीं होगी, या तो 15% के बराबर होगी या तो उससे कम होगी, ठीक है। ये संशोधन के दौरान हो गया, 91वें संशोधन 2003 के बाद में ऐसा लागू कर दिया गया कि लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% के या तो बराबर या तो उससे कम ही मंत्री वो बना सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होती है, इसकी रचना कैसी होती। अब हम देख लेते हैं रचना के बारे में, इसकी रचना कैसे होती है। तो जो मंत्रिपरिषद का सबसे हेड होता है, कौन होता है, पीएम होता है ना। तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर प्रधानमंत्री को रखा। उसके बाद कौन होता है, उप प्रधानमंत्री। और क्या लिखा है साइड में, यदि है ना, हमेशा नहीं होते हैं उप प्रधानमंत्री, हमेशा नहीं होते हैं। जैसे हम देखे थे, जब पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय उप प्रधानमंत्री बनाया गया था सरदार पटेल जी को, है ना, क्योंकि दावेदार थे सरदार पटेल जी। ऐसा माना जाता है कि उस समय तो जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में तो थे ही नहीं। जब 15 कमेटियों, जो कांग्रेस की 15 कमेटी थी, उनसे पूछा गया कि किसको मंत्री बनाया जाए, तो 12 कमेटियों ने सरदार पटेल जी को वोट किया था कि सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना खुद से चाहते थे। और फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने बुलाया सरदार पटेल जी से और बोला कि अपना नाम आप वापस ले लीजिए, मैं नेहरू को बनाना चाहता हूं। तो सरदार पटेल जी बहुत मानते थे महात्मा गांधी जी को, उन्होंने उनकी बात मानी और अपना नाम वापस ले लिया।
तो प्रधानमंत्री कौन बन गया? जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। लेकिन दावेदारी भी थे, है ना, पटेल साहब भी थे, तो दोनों को इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इसके बाद क्या आता है मंत्रिपरिषद में? कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसको इंग्लिश में भी कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, है ना, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद मंत्रिपरिषद में, इसके बाद आता है राज्य मंत्री। ये स्वतंत्र प्रभार होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनका, ये स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद आता है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद आते हैं हमारे उप मंत्री। ये हमारी क्या हो गई पूरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा हो गया एक मंत्री परिषद हो गया, इसको हम बोलेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, ये पूरा बड़ा गोला क्या हो गया? मंत्री परिषद हो गया। अब देख लेते हैं, अब जो प्रधानमंत्री हैं और ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इसको कहेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कहेंगे, इसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। और जो मंत्रिमंडल है, इसका नाम पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, इसके बारे में चर्चा पूरे संविधान में कहीं नहीं की गई है। ठीक है, इसका एक बार चर्चा हुआ है, वो भी 44वें संशोधन के बाद किया गया था, जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तब मंत्रिमंडल का नाम लिया गया है, नहीं तो पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का नाम नहीं है, सिर्फ मंत्रिपरिषद का ही नाम संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई मंत्रिमंडल, हो गई कैबिनेट मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, ये आते हैं मंत्रिमंडल में। और जो पूरा बाकी है, इसको हम कहते हैं, बड़े वाले को मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब प्रधानमंत्री कोई बैठक बुलाता है तो उसमें कौन शामिल होता है? मंत्रिपरिषद पूरी शामिल होती है कि मंत्रिमंडल शामिल होता है? तो अगर प्रधानमंत्री मीटिंग बिठाता है, बैठक बुलाता है, तो केवल मंत्रिमंडल की बैठक होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ लिया जाता है कि बैठक में कौन शामिल होता है। बैठक में शामिल होते हैं मंत्रिमंडल, और बैठक में शामिल नहीं होते हैं, बैठक में शामिल नहीं होती है मंत्रिपरिषद, बैठक में केवल मंत्रिमंडल शामिल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार लिखा गया है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होता है? तो जो हमारी लोकसभा की सीटें होती हैं, उसमें जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, वो अपनी सरकार बनाती है, और जो उसका मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने अनुरूप एक मंत्रिपरिषद तैयार करता है। ठीक है, अपने अनुरूप मंत्रिपरिषद तैयार करता है, और जिस भी व्यक्ति को वो मंत्रालय सौंपता है, जैसे बड़ी बड़ी मंत्रालय सौंपता है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, है ना, वित्त मंत्री, ये जिसको सौंपता है वो कौन कहलाता है? वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, उनको देता है वो मंत्रालय। ठीक है, वो मंत्रालय किसको देता है? कैबिनेट मंत्री को देता है, राज्य मंत्री को देता है, जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। अभी जो राज्य मंत्री लिखा है, कुछ लोग सोचेंगे ये राज्य के मंत्री होते हैं, राज्य से आते हैं। तो भाई राज्य से तो सभी आते हैं, है ना, कोई आसमान से टपकता नहीं है, सारे हम भी राज्य से आते हैं, सब राज्य से आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये राज्य का मंत्री होता है, ये केवल यहाँ पे नाम दिया गया है ना, संविधान में इसके बारे में किसी का भी नाम चर्चा नहीं किया गया है पूरे संविधान में। ये क्या है? ये ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, आज तक वही चली आ रही है। ब्रिटिश परंपरा ने जो बना दिया है, जो नाम दिया है, ये केवल एक नाम है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक रामनयन, है ना, किसी का नाम होता है, व्यक्ति का रामनयन, तो इसका मतलब ये नहीं कि राम भगवान उसकी आंखों से देख रहे हैं ना, तो ये केवल नाम है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। ठीक है, एक नाम होता है। अब उसके बाद इसको हमने देख लिया कि जो प्रधानमंत्री मंत्रालय सौंपता है बड़ी बड़ी, है ना, प्रधान बनाता है मंत्रालयों का, उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, या तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। अब बात आती है कि राज्य मंत्री क्या होता है और उप मंत्री क्या होता है। जो राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है, ये इसका अधीनस्थ अंग होता है, इसके अधीनस्थ होकर कार्य करता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के
अधीनस्थ होते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री, और हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री है और जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र वाले, ये पीएम के अधीन होकर कार्य करते हैं। ये पीएम के अधीन होकर कार्य करता है, और जो राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं उसके अधीन होकर कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को हम क्या कह सकते हैं, मंत्रालय का प्रधान कह सकते हैं, मंत्रालय मुखिया या प्रधान कुछ भी कह सकते हैं। इनको पूरा बड़ा मंत्रालय सौंपा जाता है, जैसे गृह मंत्रालय है ना, खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है, इनको मंत्रालय का प्रधान कह सकते हैं। तो हमने इसको समझ लिया कि मंत्रिपरिषद का गठन क्या होता है, यही सारी चीजें मंत्रिपरिषद में आती हैं। अब बात, जब भी हमने एक भी इंपॉर्टेंट क्या था, फ्री में पूछा जाता है कि जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाता है, किसकी बैठक बुलाता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाता है, वो केवल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है। और जिसकोई भी है ना, सभी जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं उन सभी को भी नहीं बुलाता है, हाँ, सभी लोग को नहीं बुलाता। जिस बारे में है ना, जैसे अब रक्षा के बारे में चर्चा करनी है तो रक्षा मंत्री को बुला लिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सबको बुला लेगा, तो सभी को नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं मंत्रियों का उत्तरदायित्व। अब मंत्रियों का उत्तरदायित्व हमने देखी संसदीय प्रणाली में पढ़ा था कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है ना, दोहरा उत्तरदायित्व होता है। तो यहां भी हम वही देख रहे हैं कि दोहरा उत्तरदायित्व है। अब दोहरा कैसे, अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल 75 क्लोज 2 और आर्टिकल 75 क्लोज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आर्टिकल 75 क्लोज 2 क्या कहता है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण। अब बात आती है कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, प्रसाद पर्यंत का। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जब तक चाहे, राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो तब तक वो किसी को भी मंत्री बनाए रख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार उसको मंत्री नहीं बनाए रखता है। ये क्या है, एक संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय परंपरा के अनुरूप ही वो अपनी इच्छा को अनुसार किसी भी मंत्री को मंत्री बनाए रखता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। अब इसी चीज को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, है ना। अगर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो किसी भी पद पर, किसी भी मंत्री पद पर वो बने रहता है, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो व्यक्तिगत रूप से वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 ये कहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद, है ना, पूरा मंत्रिपरिषद। अब क्या होता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद में, देखिए ये पूरा मंत्रिपरिषद है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, इसमें प्रधानमंत्री भी आ गए, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना, सारे आ गए संपूर्ण मंत्रिपरिषद में। और क्या होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। हमने इसको भी संसदीय प्रणाली में पढ़ रखा है। अगर कोई भी मंत्री कोई भी कानून पारित करवाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई कानून, है ना, संसद उसके खिलाफ अगर लोकसभा में कोई कानून पारित होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित सबके खिलाफ कानून पारित होगा। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। अगर एक बात और आसान भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए कि जब तक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति विश्वास बनाए रखता है तब तक सरकार चलती है, और जिस दिन विश्वास गिर जाता है ना, विश्वास खत्म हो जाता है, उस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है कौन, संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कल हम इसके आगे देखेंगे।
प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा समझेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।